थोड़ी ना कम जानकारी है, थोड़ी बेसिक जानकारी है। मुझे पता है बच्चे मेरे लिए बैठे हैं सीखने के लिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं हर टॉपिक को सीखने के प्रति। तभी मैं आपके लिए होते हैं, मतलब क्या, अत्यधिक प्रबल भी होते हैं, आंशिक भी होते हैं, और गणना करना सीख जाओगे। नवमांश की गणना हो, चाहे द्वादशांश की गणना हो, अष्टमांश की गणना हो, चाहे सप्तमांश की गणना हो, होरा कुंडली की गणना हो, चाहे दृश्यकांड कुंडली की गणना हो, आप एक बार में सारी कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग वीडियो को देखना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। लेकिन नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम पंडित राजेश आचार्य जी है और मैं आपकी ज्योतिष की कक्षा पूर्ण क्रम से लिए जा रहा हूं। आशा करूंगा कि आपको सारी कक्षाएं समझ में आ रही होंगी और थोड़ा बहुत जो आपको बोरिंग टॉपिक लग रहा है उस टॉपिक को ना एक स्थिरता में रखिए। मतलब क्या है कि उसको समझने की कोशिश करिए। हर जो मंजिल होती है ना, उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते में कहीं ना कहीं अड़चनें आती हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं। लेकिन हम जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो मंजिल हमारे लिए कितनी अच्छी थी। मैं जो खड़े होकर के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, घंटे की वीडियो आपके लिए बनाता हूं, तो इसमें मैं क्या प्रणाली रखूं आपके प्रति, मैं क्या सक्षमता रखूं आपके प्रति। क्या मैं ये सोच के बनाता हूं कि बच्चे अच्छी तरह से ना सीखें? मेरी भी भावना होती है आपको सिखाने के प्रति, तो आप भी सीखने की कोशिश किया करिए। थोड़ा ऐसा है कि जब वीडियोस आपको दी जा रही हैं सीखने के लिए, तो उसको पूरी देखने की कोशिश किया करिए और लोगों तक शेयर करने की कोशिश किया करिए। आज हम कक्षा 32 की बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको द्वादशांश कुंडली के बारे में बताया था कि सप्तमांश और द्वादशांश कुंडली को किस प्रकार बनाया जाता है। अभी उसका फलादेश मैंने आपको नहीं बताया, अभी उसको क्या किस प्रकार से उसकी गणना की जाएगी वो मैंने अभी आपको नहीं बताया। जब धीरे धीरे करके हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ विषय होता है जिसकी हम नींव तक जाए ना तो हमें बहुत समय लग जाता है। लेकिन जब हम उसी नींव को एक सरल प्रक्रिया में रख लें, सरल विधि में रख लें, तो वो नींव हमें अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़िए और सारे प्रक्रम को पूर्ण करिए। तो आज हम सूर्य ग्रह की मुख्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। बच्चों, इससे पहले जो त्रिशांश कुंडली है, विषांश कुंडली है, षोडशांश कुंडली है, खवेदांश कुंडली, अक्षवेदांश कुंडली है, इन कुंडलियों को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। लेकिन मुझे जो सुगमता सही लग रही है, उन सुगमताओं को आपको जानकारी देना ज़रूरी है। जब उस कुंडली का समय आएगा तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है। लेकिन मुझे अभी वो टॉपिक इतना अच्छा लगा नहीं जितना मुझे ये लग रहा है, क्योंकि इस टॉपिक के आधार पर आप फलादेश करना जानोगे। आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमारा जो सूर्य ग्रह होता है, उस ग्रह की जो बल होते हैं, जो फल होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। सूर्य ग्रह कौन सी राशि में किस प्रकार का फल देता है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य बैठ जाता है तो आपको किस प्रकार का उपाय करना चाहिए, ये भी करना ज़रूरी है। जब तक ग्रहों के बारे में नहीं जानोगे तो जान कैसे पाओगे कि कौन सा उपाय करना सही है, कौन सा उपाय करना गलत है। आपको एक एक टॉपिक की जानकारी चाहिए, नहीं चाहिए? चाहिए तो क्रम से बने रहिए, भागिए मत टॉपिक को छोड़ के। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब क्या, अधूरा ज्ञान हमेशा छलकता है, तो आप अधूरा ज्ञान मत लीजिए, आपको चाहिए पूरा ज्ञान। तो मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा। जिस प्रकार आपको बताया कि मैंने ज्योतिष का बादशाह बना देंगे, इस दृढ़ संकल्प को लेकर के मैं यहाँ पर उतरा था और मैं वही प्रक्रम लेके आपके लिए सारे वीडियोस बनाता हूँ। चलिए, आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी देंगे और उस प्रक्रिया को सीखेंगे कि सूर्य ग्रह किस प्रकार के कार्य को पुष्ट कर पाता है। तो आज हम चलो कॉपी और पेन निकाल कर क्या बैठ जाइए और गणपति भगवान के नाम का उच्चारण करिए कि हे गणपति भगवान, हमारे कार्य को पूर्ण करिए, हमारी बुद्धि बल को बढ़ाइए, जिससे क्या है कि हम कोई भी चीज़ सीखें उस चीज़ के प्रति हम सक्षम हो पाएँ और हमारी जो बुद्धि है वो अच्छी तरह से कार्य योगी बन पाए। तो चलिए, आज हम सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी रखेंगे, सूर्य ग्रह किस प्रकार से जानकारी प्रदान करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए। सबसे पहले आप मुख्य हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालोगे? ये हेडिंग डालिए, सूर्य ग्रह
की गणना डाल लीजिए। गणना किस प्रकार की जाती है, सूर्य ग्रह की गणना हेडिंग डाल लीजिए। और बच्चों आपको मैं एक मुख्य चीज़ और बता देना चाहता हूं कि मैं जो सूर्य ग्रह की गणना इस समय पर आपको यहाँ लिखा रहा हूं, वो गणना सूर्य ग्रह के प्रति है। अगर मैं सूर्य ग्रह को एक साथ आपको समझा दूंगा तो आप सूर्य ग्रह को उस बारीकी से समझ नहीं पाओगे। आपको पता है ना, सूर्य ग्रह राजा कहा जाता है। राजा का मतलब तो जानते हो ना, सबसे बड़ा पराक्रमी ग्रह यही कहा जाता है। इस ग्रह का इतना बड़ा बल होता है कि दूसरे ग्रहों का बल चलने ही नहीं देता, सबको अस्त कर देता है। इतना बलवान होता है ये सूर्य। तो सोचिए, जब इतना बलवान है तो उसका जो सीखने का तरीका है वो भी तो बलवान होना चाहिए। ऐसे सीख लोगे सिंपल तरीके से तो सूर्य को जान कैसे पाओगे। तो थोड़ा सा संयोग रखिए और बाकी से सारी चीज़ों को क्रम से, एक वीडियो में तो नहीं समझा पाऊंगा, धीरे धीरे करके सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा सूर्य के प्रति, तभी आपको इन चीज़ों को समझा पाऊँगा। सबसे पहले बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। जिन जानकारियों को मैं आपको पहले भी सिखा चुका था, उन्हीं जानकारियों के बारे में थोड़ी बात करेंगे और उसमें कुछ जो नया टॉपिक जोड़ने को होगा उस नए टॉपिक के बारे में भी बात कर लेंगे। प्रारंभ करते हैं सारी चेष्टाओं को पूर्ण करके। सबसे पहले सूर्य ग्रह में क्या देखेंगे उस चीज़ को जानिएगा। आपको पता है कि जो सूर्य ग्रह होता है, मैं ऐसे करके टॉपिक बना देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। उच्च, सबसे पहले क्या देखेंगे, उच्च और नीच। उच्च नीच, तीसरा हो जाएगा आपका स्वराशि। ये चीज़ें मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन इन चीज़ों का रिवीजन करना ज़रूरी है बच्चों। जब आप कुंडली के विश्लेषण पे आओगे ना, कुंडली के विवेचन पे आओगे, तब आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जब आप उस चीज़ के विवेचन को देखोगे, उसकी गणना को देखोगे ना, तब आपको ये याद रहना ज़रूरी है। तो ये मैं अब सूर्य के टॉपिक के अनुसार लिखा रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको सारे ग्रहों के अनुसार लिखाई थी, अब मैं आपको एक एक ग्रह की प्रणाली बता रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किस प्रकार से बलवान होता है। सबसे पहले उच्च की बात करेंगे हम। तो उच्च में क्या देखेंगे, आपको पता है कि सूर्य ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है। आपको पता है कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, इतना पता है। मेष राशि में अति उच्च का कितना, 10 अंश पर अति उच्च का होता है और तुला राशि में 10 अंश पर अति नीच का होता है, इतना आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। स्वराशि का भी आपको पता है कि सिंह राशि में स्वराशि का होता है और सूर्य की मूल त्रिकोण राशि की बात करें तो ये भी आपकी सिंह राशि हो जाएगी, इतना भी आपको पता है। ये कोई नई बात नहीं है, इसके अंश भी आपको पता ही है, लिखाने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ आपको पता है। आगे की बात करें तो इतना आपने जान लिया कि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है। अब आप बात करते हैं सूर्य के मित्र की। सूर्य का मित्र ग्रह कौन सा होता है, आपको पता है। सूर्य के मित्र ग्रह में कौन से ग्रह आते हैं। सबसे पहले आता है आपका चंद्र, फिर आता है आपका मंगल, फिर आता है आपका गुरु। चंद्र मंगल गुरु सूर्य के मित्र ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के शत्रु ग्रह की बात करते हैं तो आपको पता है सूर्य का शत्रु कौन कौन है। सबसे पहले तो इसी का पुत्र शनि, फिर होता है हमारा शुक्र, शुक्र के बाद राहु, राहु के बाद केतु। ये जो राहु और केतु होते हैं ना, ये सूर्य के परम शत्रु कहे जाते हैं। परम का मतलब क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले एक कहानी बता चुका था अग्नि पुराण के बारे में, आपको याद हो तो, कि अग्नि पुराण के 3रे अध्याय में जो कहानी आती है, जो समुद्र मंथन के समय जो कहानी रची गई थी कि जो राक्षस देवों का रूप धारण करके अमृत पीने चले गए थे, उसी समय पर राहु केतु ने सूर्य और चंद्र को दोष लगाया था, मतलब श्राप दिया था। तो ये उसी समय से ये परम शत्रु बन गए थे सूर्य और चंद्र के। कौन, राहु और केतु, ये परम शत्रु कहे जाते हैं, इतना आप याद रखना। अब आगे की बात करते हैं। शम, शम का मतलब क्या है, ना शत्रु है ना मित्र है, वो है हमारा बुध। सूर्य का जो बुध होता है वो शम होता है। ये नैसर्गिक मैत्रता है, याद रखना। जो बच्चे ने कमेंट की थी तात्कालिक मैत्रता के प्रति कि गुरुजी तात्कालिक जो मैत्रता होती है वो नैसर्गिक का फॉर्मूला आपने लिखा दिया, जब हम उसके एडवांस पर पहुंचेंगे ना तब मैं आपको बहुत बारीकी से वो समझाऊंगा, निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। अभी तो बहुत चीज़ों का एडवांस रह गया है,
अभी तो सूर्य का एडवांस शुरू हुआ है, अभी कुछ नहीं सूर्य का, अभी तो ये बेसिक मुख्य जानकारी तो बेसिक ही माना जाएगा, मुख्य जानकारी है अभी तो ग्रहों की गणना के बारे में। जब सूर्य से बनने वाले दोषों के बारे में जानेंगे ना, कि सूर्य से कौन कौन से दोष बनते हैं, सूर्य का रत्न कौन सा होता है, सूर्य की धातु कौन सी होती है, सूर्य का मंत्र कौन सा होता है, सूर्य नीच का होता है तो किस प्रकार से बली होता है, सूर्य कौन से ग्रह के साथ बैठ जाए तो कैसे युति, अगर किसी ग्रह के साथ युति बनाता है तो कैसा फल देता है, सूर्य कौन से भाव में कितना बली होता है, सूर्य का मूल त्रिकोण क्या होता है, सूर्य का त्रिक स्थान में अगर सूर्य बैठ जाए तो किस प्रकार का फल देता है, सब जानकारी आपको एक एक बारीकी से देते चलेंगे। बने रहिए और कार्य को पूर्ण किया करिए। चलिए, शम की बात आपने कर ली कि सूर्य का जो शम है वो बुध है, बुध के बारे में आपने जान लिया। अब हम सूर्य के बारे में एक और मुख्य बात करते हैं, वो क्या है, सूर्य की दिशा की। आपको पता है कि सूर्य की जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, बताइए। सूर्य किस दिशा का स्वामी होता है, पूर्व रक्षतवाराह, मतलब क्या, पूर्व दिशा का स्वामी सूर्य होता है। आगे की बात करें, सूर्य का जो कारक होता है वो कौन से भाव का कारक होता है, इसमें यहाँ लिखेंगे भाव कारक, भाव कारक। सूर्य किस भाव का कारक होता है, आपको पता है कि प्रथम भाव का कारक होता है, इतना आपको पता है। प्रथम भाव का मतलब जो कुंडली का विवेचन करते हैं ना, लग्न कुंडली का विवेचन जो करते हैं उसमें जो पहला भाव होता है उस पहले भाव का कारक हमारा सूर्य होता है। मैं आपको लग्न कुंडली बनाना भी बता दूंगा, निश्चिंत हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए किसी बात की, सब चीज़ें क्रम से बताता हुआ चलूँगा, बस थोड़ा संयोग बना के रखिए। जो चीज़ें समझा रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है, थोड़े टॉपिक अलग अलग हो रहे हैं, आपको, मुझे पता लग रहा है, लेकिन जब आप आगे चल के इन टॉपिकों को दोबारा रिवीजन में लाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि चाहे कैसी भी कन्फ्यूज़न आपको दे दी जाए, चाहे कैसा भी टॉपिक आपको दे दिया जाए, आप सब टॉपिक को एक साथ लिख सकते हो। बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन में चलने वाली चीज़ें भी बेकार हो जाती हैं। आपको पता है ना, फलों की टोकरी में एक साथ सारे फलों को रख दिया जाए, उसमें से एक फल अगर खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उस एक फल की वजह से सारे फल सड़ जाते हैं, पता है ना आपको। एक बुराई की वजह से सारी अच्छाई खत्म हो जाती है। कभी कभी लाइन भी बेकार हो सकती है। जैसे आपने अगर साइंस में दो प्रकार के जो बल होते हैं, प्रतिरोध, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, मैं आपको बता दूंगा, सारी चेष्टा पुष्ट करूंगा। उसमें कहा जाता है कि एक लाइन में जो रहने वाला जो करंट होता है, उसमें से जो एक करंट, श्रेणी क्रम और जो समांतर क्रम होते हैं, अगर श्रेणी क्रम में लगा हुआ करंट जो होता है, अगर एक बल्ब फ्रीज हो जाए, एक बल्ब खराब हो जाए तो सारे खराब हो जाते हैं। अगर समांतर क्रम में लगा है तो एक खराब हो जाए तो दूसरा खराब नहीं होता, उसका अपना बल होता है। ऐसे ही एक एक क्रम को सीखोगे ना, जैसे प्रक्रम के आधार पर सीखोगे तभी चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगी। कितना समझ पाओगे, चीज़ों को समझना भी तो ज़रूरी है ना, वही कार्य पुष्ट करना ज़रूरी है। भाव कारक की बात करें तो जैसे प्रथम भाव आपको पता है कौन सा है, जैसे अगर यहाँ एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी एक कुंडली मैं आपके सामने बना देता हूँ, आपको पता है कि प्रथम भाव ये होता है, तो पहले भाव का जो कारक होता है वो सूर्य होता है। पहले भाव का कारक क्या होता है, सूर्य होता है। आगे बात करते हैं, चलिए सूर्य के वर्ण की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है सूर्य कैसे वर्ण का होता है, ये मैं पहले लिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्षत्रिय वर्ण का सूर्य होता है, ये थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है, जैसा वर्ण वैसा काम। वर्ण के बाद बात करते हैं कि सूर्य का जो देवता है वो कौन है। देवता के बाद सूर्य के रंग की बात करते हैं कि सूर्य से, जैसे सूर्य के प्रताप में या सूर्य के प्रकोप में पैदा होने वाला जो बच्चा होता है, सूर्य अगर किसी के लग्न भाव में बैठा है या सूर्य किसी मनुष्य के ऊपर प्रभाव दिखा रहा है तो उस बच्चे का रंग कैसा होगा, तो तांब वर्ण का होगा। जैसे तांबा होता है ना, तांबे जैसा रंग होता है उस मनुष्य का। सूर्य के जो देवता हैं, अगर सूर्य को प्रसन्न करना है, सूर्य के इष्ट माने जाते हैं, वो विष्णु भगवान को माना जाता है, तो विष्णु भगवान इसके इष्ट हैं। विष्णु भगवान, सूर्य के देवता कौन है, विष्णु भगवान को सूर्य को प्रसन्न करना है तो विष्णु भगवान की उपासना करना जरूरी है। अब सूर्यदेव कालिक के जो योग, उसके बाद हम सूर्य का समय देख लेते हैं।
सूर्य का समय कौन सा होता है, सूर्य का उपाय करने के लिए कौन सा निश्चित समय होता है, सूर्य का उपाय करने के लिए वो समय देख लेते हैं। वो समय आपको पता है कि सूर्योदय काल ही होता है, आपको पता है ना। सूर्योदय काल से मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है, एक गड़वी में चावल रोली डाल करके भगवान सूर्य नारायण के सामने अर्घ देते हैं, वही सूर्य का समय होता है। तो सूर्य का समय कौन सा होता है, सूर्योदय काल। सूर्योदय काल ही सूर्य का समय कहा जाता है। उसके बाद हम समय के बाद हम बीमारी की बात कर लेते हैं कि सूर्य अगर किसी का नीच का है या सूर्य के द्वारा अगर किसी को फल मिल रहा है तो उसको किस प्रकार की बीमारी लगेगी। बीमारी से मतलब क्या है कि सूर्य जो रोग देता है वो रोग कौन सा होता है। तो सूर्य का जो रोग होता है वो होता है नेत्र विकार। आँख संबंधी जो रोग होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है, जिसको नेत्र विकार कहा जाता है। अभी सूर्य के प्रति ना थोड़ी ना कम जानकारी है, थोड़ी बेसिक जानकारी है। ये छोटी मोटी जानकारियाँ रखना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि सूर्य का जब फल का समय आएगा, सूर्य की अवधारणा का समय आएगा, सूर्य का विवेचन का समय आएगा, तब आपको इन चीज़ों के बारे में जब पता चलेगा ना, तब आप ये जान पाओगे कि सूर्य से किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। ठीक है जी। अब आगे की चर्चा करते हैं। सूर्य की बीमारी नेत्र विकार है। नेत्र विकार के बाद अब सूर्य के दिन की बात कर लेते हैं। सूर्य का दिन कौन सा होता है आपको पता है। सूर्य का जो दिन होता है वो होता है हमारा रविवार। आपको पता है सूर्यवार कौन सा कहा जाता है, रविवार। सूर्य का दिन होता है हमारा रविवार। रविवार को सूर्यवार कहा जाता है। इसी दिन सूर्य के प्रति उपाय करना संयोगकारी होता है, सुगमकारी होता है। सूर्य का जो उपाय किया जाता है इस दिन। सूर्य के दिन के बाद हम बात करते हैं आगे की चीज़ों की, तो उस प्रणाली में हम बातें करेंगे। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, एक एक चीज़ को। बेसिक जानकारी है अभी सूर्य की, बेसिक जानकारी को नोट कर लो। उसके बाद मैं थोड़ी और जानकारी दूंगा, फिर हम आगे की चर्चा पर बातें करेंगे। जल्दी से नोट कर लो बच्चों, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो बच्चों। अभी थोड़ा ना समझना ज़रूरी है इन चीज़ों को। जब तक समझोगे नहीं तब तक गणना कैसे कर पाओगे। अभी बेसिक है बच्चों, थोड़ा ना भाव रखिए, थोड़ा संयोग रखिए, थोड़ी स्थिरता रखिए। जितना स्थिरता रखोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा बच्चों। जल्दी से लिख लो। अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम वीडियो को रोक करके ना दोबारा से लिखिएगा, जिससे ना रिवीजन हो जाएगा आपका। रिवीजन होने का मतलब क्या है कि और दोबारा अच्छे से समझ पाओगे उस चीज़ को। रिवीजन से यही मतलब होता है। चलिए अब आगे की बात प्रारंभ करते हैं। चलो आगे अब हम क्या देखेंगे उस बात को समझिएगा। अब मेरी मुख्य बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, सूर्य के प्रति और क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं, उन चीज़ों को समझना ज़रूरी है आज के समय में। जैसे सूर्य के प्रति मुख्य जानकारी कौन सी है, आपको मैं 2-4 चीज़ें नोट करा देता हूँ। जब तक चीज़ों को नोट नहीं करोगे तब तक समझ कैसे पाओगे। 1 मिनट रुकना, मैं आपको नोट करा देता हूँ। चलिए बाद में कर लेंगे वो काम। चलिए अब सूर्य के बारे में मुख्य जानकारी क्या है कि नोट नंबर 1 डाल के लिखिए। क्या लिखोगे कि सूर्य, देखो सूर्य स्वयं कभी नीच का नहीं होता, वह जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है या अपने अग्र एवं पश्च भाव के ग्रहों के बल को क्या कर देता है, अस्त कर देता है।
अस्त कर देता है। हमने क्या जाना कि जो सूर्य ग्रह होता है वो स्वयं कभी नीच का नहीं होता। अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा है, उसके साथ कोई भी ग्रह बैठा है, मैं आपको सूर्य के साथ बैठने वाले ग्रहों के अंश भी लिखा चुका हूं कि कौन सा ग्रह कितने अंश तक सूर्य के साथ युति बनाता है तो वो अस्त हो जाता है। अब हम क्या जानेंगे, सूर्य स्वयं कभी नीच का नहीं होता। बात को समझना, सूर्य स्वयं कभी नीच का नहीं होता। नीच से मतलब क्या है कि अस्त समझ लो, अस्त लिख लो जी, नीच का छोड़ो, अस्त लिख लो, अस्त लिख लो। चलो, सूर्य स्वयं कभी अस्त नहीं होता। जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है, जिस ग्रह के साथ युति बना लेता है, वह सूर्य जो ग्रह होता है, अगर किसी ग्रह के साथ युति बना लेता है तो वह उस ग्रह को, अब उस ग्रह को भी जो उसके साथ बैठा उस ग्रह को भी, और अपने से अग्र मतलब आगे वाले एवं पीछे वाले भाव में बैठे ग्रह को भी अस्त कर देता है, उसके बल को समाप्त कर देता है, छीन कर देता है। ये होता है सूर्य का प्रताप। किसी की कुंडली में सूर्य बैठ जाता है तो उसके बल को भी वह खत्म कर देता है। ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। इन चीज़ों को समझोगे तभी आप चीज़ों को सीख पाओगे। अभी प्रारंभ है, प्रारब्ध है सूर्य का। धीरे धीरे करके जब सूर्य की जानकारी आगे बढ़ेगी ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये आपने समझ लिया। अब दूसरी चीज़ क्या समझेंगे, दूसरी चीज़ में हेडिंग डाल लीजिए, सूर्य ग्रह से बनने वाले दोष। सूर्य ग्रह से मुख्य 3 प्रकार के दोष बनते हैं। 3 मुख्य क्यों बताए हैं, वैसे तो और भी दोष बनते हैं और भी योग बनते हैं, लेकिन मुख्य 3 क्यों बता रहा हूँ, इन 3 प्रकार के दोषों को ज़्यादा प्रबल कहा गया है किसी जातक की कुंडली के अनुसार। अगर किसी जातक की कुंडली में ये 3 प्रकार के दोष बन जाते हैं तो उस जातक की कुंडली में या फिर कुंडली के आधार पर जो फल देखने को मिलता है वो ज़्यादा कठिनाई वाला हो जाता है। उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले किस दोष की बात करेंगे, आपको पता है, सबसे पहला मुख्य दोष जो सूर्य से बनता है इसको बोलते हैं ग्रहण दोष। सबसे पहला दोष होता है ग्रहण दोष, जो सूर्य के प्रभाव से बनता है। दूसरा दोष है हमारा अंधक दोष, अंधक दोष। तीसरा दोष है हमारा पितृ दोष। ये 3 प्रकार के दोष सूर्य से बनते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं बच्चों, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो, अब मेरी एक छोटी सी बात को समझना, समझने वाली प्रक्रिया है। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, थोड़ी परेशानी हो रही है मुझे, फिर भी मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मुझे ये टॉपिक कवर कराना ज़रूरी है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया है ना कि हर दिन कोई ना कोई वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस बीच में ना नागा नहीं करना चाहता, बीच में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है बच्चे मेरे लिए बैठे हैं सीखने के लिए, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं हर टॉपिक को सीखने के प्रति, तभी मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि सूर्य की गणना के अनुसार क्या बोला कि सूर्य अस्त कर देता है। अस्त का मतलब क्या है कि बल को क्षीण कर देता है, उनके प्रभाव को ख़त्म कर देता है। किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाता है, उसका अंश है, अंशों की प्रवृत्ति है। उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य ग्रह से बनने वाले जो दोष होते हैं, दोष आपको पता है कि किस प्रक्रिया का सार रखते हैं। दोष का मतलब क्या है कि किसी मनुष्य की कुंडली में अगर दोष बन जाता है, दोष से मतलब है कि उसका जीवन जो है ना वो बड़ा ही कठिनाइयों से भरा हुआ हो जाता है। उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। वो कोई भी काम करता है, उस काम में उसको हमेशा ही निष्फलता ही मिलती है, वो काम उसका सिद्ध नहीं हो पाता। ये प्रभाव होता है दोष का, दोष की प्रक्रिया का। ये दोष के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 प्रकार के दोषों का सार है जो मनुष्य के जीवन को ख़त्म कर देता है। दोष जैसे ग्रहण दोष हो गया। इन दोषों के टॉपिक पर भी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, निश्चिंत हो जाइए। सब चीज़ों को सिखाऊंगा, दोषों के टॉपिक को भी बताऊंगा कि दोष क्या होते हैं। अगर किसी मनुष्य की कुंडली में जो दोष लग जाते हैं तो उसको किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। जब सूर्य से बनने वाले दोषों की गणना पे आएंगे तो उसमें सारे दोष मैं आपके लिए लिखा दूँगा। अभी मुख्य 3 दोषों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अब इनमें क्या बताऊं मैं आपको, जैसे मुख्य चीज़ें होती है, जैसे ग्रहण दोष की बात करें तो सूर्य के साथ अगर किसी भी कुंडली में राहु और केतु एक साथ बैठ जाएं तो ग्रहण दोष बन जाता है, पता है आपको। अंधक की बात करें तो सूर्य के साथ अगर शनि बैठ जाए तो अंधक दोष बना देता है। क्या है इसमें? कुछ नहीं। ये युति से समझ पाएंगे। अगर किसी भी भाव में, जैसे आप भाव को समझोगे, जैसे मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ बच्चों। जैसे मैं आपके लिए यहाँ एक लग्न कुंडली बना दूँ आपके लिए, जैसे मैं आपके लिए यहाँ एक लग्न चार्ट बना देता हूँ। अब इस लग्न चार्ट का जो प्रभाव है वो किस प्रकार के कार्य को रखने वाला है, उस चीज़ को समझना जरूरी है आपके लिए। चीज़ों को समझोगे नहीं तो जान नहीं पाओगे। जैसे आपके सामने मैंने ये लग्न चार्ट बना दिया। अब इस लग्न कुंडली में अगर किसी भी भाव में, मान के चलो कि यहाँ पर सूर्य के साथ राहु या फिर केतु बैठ जाते हैं तो क्या बना देते हैं? ग्रहण दोष। ये ग्रहण दोष का प्रभाव क्या होता है कि उस मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हैं। उसके काम का ना बनना, अभी परेशानियां बहुत सारी हो जाती है, मस्तिष्क की परेशानियां, अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है ग्रहण दोष के संयोग में। अब सूर्य के साथ युति बना करके राहु या केतु कहीं पर भी बैठ जाएं, ग्रहण दोष बना देते हैं। अब इस ग्रहण दोष को समझना क्या जरूरी है कि आपने बहुत बार सुना होगा कि जब सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है तो कभी कभी वो आंशिक ग्रहण होता है, कभी कभी पूर्ण ग्रहण होता है कि नहीं। जैसे मांगलिक दोष होता है, मंगल से जो दोष बनता है वो कैसा होता है? कभी कभी आंशिक दोष होता है, कभी कभी मंगल दोष भंग हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये भी तो प्रक्रम जानना जरूरी है, इन चीज़ों को भी तो समझना जरूरी है। ऐसे ही जो ग्रहण दोष होता है, ये दोष क्रूर भी होते हैं, मतलब क्या, अत्यधिक प्रबल भी होते हैं, आंशिक भी होते हैं और मध्यम भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें ज्योतिष की गूढ़ता तक ही जाना पड़ेगा। जैसे अब ग्रहण दोष की बात करें हम तो कहा जाता है कि अगर एक ही भाव में बैठ जाए, सूर्य के साथ राहु एक ही राशि में बैठ जाए, एक ही नक्षत्र में बैठ जाए तो ग्रहण दोष प्रभावशाली हो जाता है। इतना प्रभावशाली कि उस मनुष्य के लिए बचना मृत्यु तुल्य कष्ट, इतना बड़ा प्रभावशाली ग्रहण दोष हो जाता है। उस मनुष्य के जीवन अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कोई भी काम करेगा काम नहीं बनेगा, मस्तिष्क से परेशानी, सब तरह की परेशानी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य आत्मा का कारक होता है ना, तो आत्मा से, अब क्यों? क्योंकि आपको पता है एक ही भाव है, मतलब क्या कि राहु के प्रति तो ये भाव सही है, लेकिन सूर्य को ये जो भाव है सूर्य को नीच का कर देगा, मतलब सूर्य के बल को खत्म कर देगा। केवल राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य के साथ युति बना लें तो ग्रहण दोष लगा देते हैं। हालांकि शनि कुछ अंश तक बनाता है, वैसे तो ग्रहण दोष भी कुछ अंश तक ही बनता है, वो अंश भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे बनता है। सबसे पहले ये समझिए कि भाव एक, राशि एक और नक्षत्र एक हो जाएं, राहु के साथ सूर्य या केतु के तीनों के जो ये 3 चीज़ें अगर एक हो जाएं तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। अगर भाव एक हो जाए लेकिन राशि एक ना हो, नक्षत्र एक ना हो तो कम प्रभावशाली होगा। ये कैसे होगा वो मैं आपको समझा दूंगा, इससे समझिएगा। बाकी जब ग्रहण दोष की चर्चा पर आएंगे ना तब ज़्यादा समझाएंगे, दोषों की चर्चा पर आएंगे तो ज़्यादा समझाएंगे।
कि किस प्रकार से युति बनाता है, इनका प्रभाव क्या होता है, कैसे ये फल देते हैं, किस तरह से मनुष्य के जीवन में इनकी समस्याएं देखने को मिलती हैं। जब उस समय पर आएंगे तब उन चीज़ों के बारे में अत्यधिक गणना करेंगे, जिसमें लिखा होगा सूर्य से बनने वाले दोष। ये अभी टॉपिक आने वाला है, लेकिन अभी सूर्य की बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। जैसे मैं आपको अंश कैसे समझा रहा हूँ, उस अंश को समझिएगा। मान के चलिए कि हमारा सूर्य यहाँ पर, मान के चलो कि यहाँ पर हमारा जो सूर्य है वो 5 अंश पर बैठा है। मान के चलिए 5 अंश पर है। यहाँ पर जो राहु है वो 28 अंश तक बैठा है और यहाँ पर केतु बैठा है, वो कितने, छोड़िए इस केतु को, यानी अब राहु 28 अंश तक बैठा है। मान के चलिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। आपको पता है कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में 30 अंश से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, इतना आपको पता है। 30 अंश यहाँ पर लिख दो, 30 अंश से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। अब मेरी बात को समझना, राहु 28 अंश तक बैठा है तो अगले 2 अंश कहाँ चले जाएंगे, अगले में चले जाएंगे, मतलब 2 अंश बचा है राहु का। 2 अंश तो बचा है, 2 में जोड़ देंगे 30 अंश हो जाएगा। अगला जब प्लस करेंगे, प्लस करके क्या लिखेंगे कि सूर्य के जो 5 अंश बैठे हैं, कितने अंश, 5 अंश, सूर्य के 5 अंश जो मतलब उसी भाव में जो सूर्य के 5 अंश बैठे, अगर इन दोनों का जोड़ करेंगे तो 7 अंश बनेगा। मतलब क्या कि राहु और सूर्य का जो अंतरांश बनेगा, अंतर बनेगा, वो कितना बनेगा, 7 अंश का बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? राहु के अंतिम बचे 2 अंश, क्योंकि 30 अंश तक होता है, और सूर्य के 5 अंश। अब दोनों का अंतरांश कितने का हुआ, 7 अंश का हुआ। अब ये कहा जाता है अगर किसी कुंडली में, किसी भाव में अगर जो ग्रह होते हैं एक दूसरे से कम 30 अंश तक दूर ना हो, तो उसका प्रभाव उन दोनों भावों की युति, समानता से देखने को मिलता है। कम से कम 2 भावों में बैठे हुए ग्रह एक दूसरे से कम 30 अंश दूर होने चाहिए। अंतरांश कितना होना चाहिए, कम से कम 30 अंश का, तभी उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कितना है, 7 अंश है। 7 अंश का मतलब क्या कि प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या कि अभी भी 30 अंश नहीं है ना, 7 अंश है। इस 7 अंश को देख करके अभी भी यहाँ पर क्या बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है। एक तो बन रहा था युति से, सूर्य के 7 राहु केतु बैठ जाए तो भी ग्रहण दोष, अभी भी यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है। यहाँ पर केतु आ जाए, इसे छोड़ो, यहाँ पर केतु आ जाए 28 अंश पर है, फिर भी यहाँ पर ग्रहण दोष बन रहा है। ये चीज़ आपके लिए समझनी जरूरी है। इन चीज़ों को बारीकी से और क्रिया से लेकर के चलेंगे। ये समझोगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल। अंधक दोष का मतलब क्या होता है? अंधक दोष वो होता है, जैसे आपने कभी ऐसा देखा होगा कि कभी कभी सूर्य जब अस्त होता है, सूर्य अस्त होने के बाद जब गोधूली समय आता है, आपने गोधूली समय के बारे में सुना हो, नहीं सुना तो समझ लीजिए। सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तब गोधूली समय आता है, तो हमें लगता है कि तारे निकलने वाले हैं, लेकिन तारे निकलते नहीं हैं, अंधकार छाया होता है। उस अंधकार के प्रबल योग से अंधक दोष लगता है, उसको अंधक बोला जाता है। मतलब क्या कि जो सूर्य होता है वो प्रकाश का कारक है, शनि जो होता है वो अंधकार का कारक है। मतलब क्या कि प्रकाश और अंधकार जब मिलते हैं तो अंधक बन जाता है। अब इन दोनों का जो प्रभाव होता है वो मनुष्य के ऊपर देखने को मिलता है। अगर किसी की कुंडली में अंधक दोष होता है ना, उस मनुष्य के जीवन में गोधूली समय पर बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जीवन में सारा अंधकार छाया होता है, जीवन में कोई भी काम करते हैं कोई काम लगता नहीं है। और ज़्यादातर जो अंधक दोष होता है ना वो पिता के लिए घातक होता है। पिता को हार्ट अटैक आ जाना, पिता का सुख प्राप्त ना होना, हृदय का घात, मतलब हृदय जो घात मतलब हार्ट अटैक की समस्या, ये अंधक योग में देखने को मिलती हैं। जब इन दोषों के बारे में गूढ़ता से जानेंगे, अच्छी तरह से गंभीरता से जानेंगे, तब इन दोषों के बारे में आपको समझाऊंगा। अभी क्या है कि इन दोषों की मुख्य जानकारी के बारे में जान लीजिए। पितृदोष आपको पता है कि पितरों से जो दोष प्राप्त होता है वो कैसे बनता है, वो अनेक प्रकार से बनता है। पितृदोष एक तरीके से नहीं बनता, तरह तरह का तरीके होते हैं पितृदोष को बनाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन निश्चित योग में जब दोषों के प्रक्रम पर आएंगे तो मैं आपको दोषों को समझाऊँगा। आ रहा है समझ में? सूर्य की गणना में हमने क्या देखा, सूर्य के 7 युति बना रहा है। याद रखना, अग्र एवं पश्च भाव में ग्रहों के बल को अस्त कर देता है।
लेकिन राहु केतु को छोड़ करके अग्र में पश्चिम में ये था, अग्र में ये था, दोनों ग्रहण दोष बनाएंगे, प्रभाव तो दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 अंश दूर होना चाहिए, कम से कम 30 अंश दूर होना चाहिए एक भाव से दूसरे भाव का जो अंश है, तब जाकर के प्रभाव नहीं होगा। अगर 30 अंश दूर नहीं है तो प्रभाव दिखाएगा, एक दूसरे का समानार्थ योग दिखाएगा। अब आपको एक मुख्य चीज़ बता दूं, अगर ये ग्रहण दोष त्रिक स्थान में बन जाए, किस में बन जाए? त्रिक स्थान। कौन कौन सा? 6, 8 और 12 भाव में बन जाए तो ज़्यादा कठिनाई वाला हो जाता है। इतना कठिनाई कि जितना ये मुख्य नहीं था उतना अभी भी त्रिक स्थानीय, ये तीनों त्रिक स्थानीय हो जाते हैं, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। हालांकि कभी कभी ये देखा जाता है कि दूसरे भाव में भी बन जाए, धन भाव में भी अगर ये ग्रहण दोष बन जाए ना तो और ज़्यादा परेशानियाँ। क्यों? क्योंकि धन पर ग्रहण लग गया, और आपको पता है कि जिसके जीवन में धन ना हो, लक्ष्मी ना हो, उसका जीवन कितना दुखदायी हो जाता है। एक गरीब को ही पता है कि उसका जीवन कितना दुखदायी हो सकता है। ये ग्रहण दोष का प्रभाव होता है, ये सूर्य से बनता है। बाकी जब सूर्य की अगली जानकारी के बारे में आएंगे तो हम सूर्य के बलों को जानेंगे, सूर्य से कौन कौन सा बल बनता है, सूर्य से कौन कौन से योग बनते हैं। जैसे आपने यश योग के बारे में सुना होगा, ये सूर्य से प्राप्त होते हैं। अभी हम सूर्य की और जानकारियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए सारी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए और सब चीज़ों का प्रक्रम। अब ये जो दोष है ना, ये जब मैं टॉपिक लाऊंगा सूर्य से बनने वाले दोष, तब मैं इन दोषों को समझाऊंगा। आशा करूंगा कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग वीडियो को देखना चाहते हैं, जो तो सीखना चाहते हैं लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा समय लगेगा बच्चों, पर आप पूरी तरह से सीख जाओगे, फलादेश करना सीख जाओगे, गणना करना सीख जाओगे। नवमांश की गणना हो चाहे द्वादशांश की गणना हो, अष्टमांश की गणना हो चाहे सप्तमांश की गणना हो, होरा कुंडली की गणना हो चाहे दृश्यकांड कुंडली की गणना हो, आप एक बार में सारी गणना करना सीख जाओगे अगर मेरे साथ बने रहोगे तो। सब चीज़ सिखा दूंगा, निश्चिंत हो जाइए। बस थोड़ा संयम रखिए और जितना हो सके लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। आशा करूँगा सारी वीडियो आपको समझ में आ रही हैं तो सारे कार्य को पूर्ण करिए और इसी तरह सीखते रहिए। मैं अब आपसे लेता हूँ विदा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी जिसमें हम सूर्य की अगली गणना के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।